दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। राजा आपस में लड़ रहे थे और विदेशी आक्रमणकारी सरहद पर खड़े थे। ऐसे में एक साधारण सा लड़का उठता है जिसके पास ना कोई शाही खानदान था और ना कोई दौलत, लेकिन उसके पास एक चीज थी, दुनिया के सबसे बुद्धिमान गुरु आचार्य चाणक्य का साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि रेज ऑफ रिचेस यानी फर्श से अर्श तक पहुंचाने की सबसे बड़ी मिसाल है। आज के इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की पूरी दस्ताना सुनेंगे। तो चलिए इतिहास के पन्ने को पलटते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 350 ईस्वी पूर्व। इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त का जन्म पाटलिपुत्र यानी आज के पटना बिहार के आसपास हुआ था। लेकिन दोस्तों, उनके जन्म और कुल को लेकर इतिहासकारों में काफी बहस है। ग्रीक और रोमन लोग उन्हें लो बॉर्न यानी निम्न कुल के बताते हैं। वहीं हमारे भारतीय जैन और बुद्ध ग्रंथ कहते हैं कि वे मौर्य वंश के थे, या तो क्षत्रिय थे या फिर किसी साधारण परिवार से। विशाख दंता नाटक मुद्रा राक्षस में उन्हें तो मौर्य पुत्र कहा गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी जैन परंपरा से आती है। कहा जाता है कि उनका नाम मौर्य इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी मां का नाम मूरा था, जो एक बहुत ही गरीब महिला थी। बचपन में चंद्रगुप्त कोई आम बच्चे नहीं थे। जब बाकी बच्चे खेल रहे थे तो चंद्रगुप्त राजा राजा खेलते थे। वे बच्चों की एक छोटी सी सेना बनाते और खुद उनका लीडर बनकर फैसला सुनाते थे। यानी लीडरशिप की क्वालिटी उनके खून में बचपन से ही थी। अब यहाँ एंट्री होती है इस कहानी के दूसरे सबसे बड़े किरदार की, आचार्य चाणक्य। उस समय मगध पर नंद वंश का राज था और राजा था धनानंद। धनानंद बहुत घमंडी था। उसने तक्षशिला के विद्वान चाणक्य को भरे दरबार में अपमान किया था। चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और कसम खाई कि जब तक इस नंद वंश को उखाड़ न फेंकूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। चाणक्य को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए एक हथियार चाहिए था, एक ऐसा योद्धा जो मगध को संभाल सके। और उनकी नजर पड़ी उस छोटे बालक चंद्रगुप्त मौर्य पर। एक किस्सा बड़ा मशहूर है। चाणक्य ने देखा कि ये बालक गायों को दूध पिलाने की बजाय कुछ और कर रहा है। उसकी निडरता और समझ देखकर चाणक्य समझ गए कि यही वह हीरा है जिसकी उन्हें तलाश है। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला, जो आज पाकिस्तान में है, ले गए। वहां उस किशोर लड़के को वे सब सिखाया गया जो एक राजा को आना चाहिए: सैन्य, शिक्षा, राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध कला। चंद्रगुप्त अब तैयार हो रहे थे भारत का भाग्य बदलने के लिए। ट्रेनिंग पूरी हुई, अब बारी थी एक्शन की। लेकिन दोस्तों, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने शुरुआत में ही मगध के केंद्र पर हमला कर दिया और उन्हें करारी हार मिली। नंद की विशाल सेना के सामने उनकी छोटी सी सेना टिक नहीं पाई। तब चाणक्य ने अपनी राजनीति बदली। उन्होंने बीजगीसु नीति अपनाई, मतलब सीधे बीच में हाथ मत डालो, पहले किनारों को जीतो। जैसे गरम खिचड़ी को बीच से नहीं किनारे से खाया जाता है। उन्होंने पहले पंजाब और गंगा घाटी के छोटे छोटे राज्यों को जीता, अपनी ताकत बढ़ाई और नंद सेना के सेनापति भद्रासाल को अपनी तरफ मिला लिया। और फिर हुआ वो ऐतिहासिक युद्ध। 321 ईस्वी पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को चारों तरफ से घेर लिया। एक भीषण युद्ध हुआ और अंत में अत्याचारी धनानंद मारा गया। कुछ कहते हैं वे भाग गया। और इस तरह महज 28 से 30 साल की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे और मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। मगध तो जीत लिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हो चुकी थी 323 बीसी में, लेकिन उसके ग्रीक यूनानी सेनापति अभी भी भारत उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर कब्जा जमाए बैठे थे। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले सिंधु घाटी, पंजाब और अफगानिस्तान के इलाकों को ग्रीक कब्जों से आजाद कराया। लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला हुआ 350 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निक्टर पूरी तैयारी के साथ भारत पर हमला करने आया। उसे लगा भारत बटा हुआ है, आसानी से जीत लूंगा। लेकिन इस बार उसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को इतनी बुरी तरह हराया कि सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी। और दोस्तों, यह संधि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। सेल्यूकस को क्या देना पड़ा, सुनिए। उसने काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान, आज का पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा चंद्रगुप्त को दे दिया। अपनी बेटी या भतीजी का विवाह चंद्रगुप्त या उनके परिवार में किया और अपना एक राजदूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र भेजा, जिसने बाद में मशहूर किताब इंडिका लिखी।
बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? दोस्ती के तौर पर 500 हाथी। सोचिए, 500 हाथियों के बदले आधा अफगानिस्तान ले लिया। इसे कहते हैं चाणक्य नीति। अब चंद्रगुप्त का साम्राज्य सिर्फ बिहार यूपी तक सीमित नहीं था। उत्तर में हिमालय और हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में मैसूर यानी कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, उस समय तक का यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य था। लेकिन इतना बड़ा देश चलाना मजाक नहीं था। यहाँ काम आया चाणक्य का अर्थशास्त्र। शासन को चलाने के लिए सप्त अंग सिद्धांत लागू किया गया। दुनिया का सबसे खतरनाक और विशाल जासूस तंत्र स्पाई सिस्टम बनाया गया, जो राजा को पल पल की खबरें देता था। चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। राजधानी पाटलिपुत्र उस समय दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर नगरी बन गई थी। इतनी बड़ी सत्ता, इतनी ताकत, लेकिन अंत कैसा हुआ, यह आपको हैरान कर देगा। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जब चंद्रगुप्त लगभग 50 से 55 साल के थे, उनका मन युद्ध और राजकाज से भर गया। उस समय मगध का एक बड़ा अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को सौंपा और जैन आचार्य भद्राबहु के साथ सब कुछ छोड़कर दक्षिण भारत की तरह निकल पड़े। वे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पहुंचे और वहां उन्होंने एक सच्चे जैन मुनि की तरह संलेखना व्रत लिया। संलेखना का मतलब है धीरे धीरे भोजन और जल का त्याग करके देह त्याग देना। एक सम्राट जिसने दुनिया जीती थी, उसने 283 से पूर्व में एक साधारण तपस्वी की तरह भूख और प्यास को जीतकर अपने प्राण त्याग दिए। आज भी वहाँ चंद्रगिरी पहाड़ी है जो उनकी याद दिलाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की। एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास की किताबों में सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया कि अगर आपकी विल पावर मजबूत हो और सही गुरु का साथ मिले तो एक साधारण सा इंसान भी सम्राट बन सकता है। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार और फिर उनके पोते सम्राट अशोक ने इस विरासत को और आगे बढ़ाया। आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की कौन सी बात सबसे ज्यादा इंस्पायर लगी? उनका बचपन या चाणक्य के साथ उनकी बॉन्डिंग या फिर उनका त्यागी अंत? मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको भारत के इतिहास की यह गौरवशाली कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही अमेजिंग हिस्ट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और महान कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।